हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें हमने गतिकी में ये पढ़ा था कि गति हो रही है तो वो हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इस पे हमने कोई चर्चा नहीं करी थी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा है गति हो रही है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे वेग परिवर्तित होता है, कैसे त्वरण आता है, और कैसे हमने देखा कि संवेग वगैरह की बात में थोड़ी बहुत चर्चा करी। लेकिन हमने ये नहीं देखा था, हमने ये नहीं जाना था, या हमने ये पढ़ाई नहीं करी थी कि वो जो आ रहा है, गति हो रही है, वो किस कारण से हो रही है और क्या कॉज है उसका, जो उसका कारण है उसके ऊपर हमने कोई चर्चा नहीं की थी। गति की जब हमने शुरू किया था तो शुरू में आपने आपसे बात कही थी कि हम ये नहीं देखेंगे कि क्यों हो रही है गति, इसको हम बाद में देखेंगे। तो बाद अब आया है, अब हमें देखना है कि गति क्यों हो रही है, किस कारण से गति हो रही है। तो गति होने का एक कारण क्या होता है? जो कारण होता है गति होने का वो होता है बल। ठीक है, तो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम, और उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि बल क्या होता है, बल क्या बला है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आपका टॉपिक या आपका चैप्टर क्या है? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसको आप क्या लिखोगे इंग्लिश में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में एनएलएम के नाम से भी जानते हो या बोलते हो या कहते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज समझने की क्या है कि बल क्या होता है, बल क्या चीज है। तो बल को हम समझते हैं। तो बल की सिंपल सीधी परिभाषा जो हम सीधे सीधे वर्ड शब्दों में बोल सकते हैं वो क्या होती है? या तो धक्का या धक्का या खिंचाव। यही है फोर्स। ठीक है, या तो पुश या पुल। किसी चीज को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर क्या लगाया? बल लगाया, उसके ऊपर हमने बल आरोपित किया। ठीक है, तो या तो आप धक्का दो या उसको खींच लो तो उसको हम क्या कहते हैं? या तो उसको क्या कहते हैं? उसको हमने बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर बल लगाया है। ठीक है, अच्छा, अब बल क्या होता है? बल को हमने मुख्यतः 4 भागों में परिभाषित कर रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। तो वो हम देख लेते हैं एक एक चीज। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक चीजें जो हमें जरूरत है एनएलएम पढ़ने के लिए, जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, पहले हम उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, हम सवालों के ऊपर तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सवालों से पहले बिल्कुल बेसिक चीजें, जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी वो मैं सारी आपको अभी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो बल की हमने चर्चा किया। बल क्या होता है? बल की अगर आपको परीक्षा परिभाषा को पूछता है कि बल क्या है, कि बल कुछ नहीं है, बल या तो धक्का है या किसी का या क्या खिंचाव है। ठीक है, यही इसी को हम बल कहते हैं, यही बल की परिभाषा आसान भाषा में होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें पता करना है कि बल को हमने कितने प्रकार में बांट रखा है, कितने प्रकार में हम बल को बांट देते हैं। ठीक है, तो हम बल को कैसे कैसे समझ सकते हैं? बल को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। जो प्रकृति में हमारे पास बल मिलते हैं, जो प्रकृति में बल मिलते हैं हमें, उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, एक एक करके लिखते जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या है। पहला है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल। ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और ये कहां लगता है गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अपने 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है। 2 द्रव्यमानों के बीच ये लगता है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे बीच और क्या इस बोर्ड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, तो हां बिल्कुल हमारे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कम है, ये इतना कम है कि ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है, दीवार को महसूस नहीं हो रहा मेरी वजह से, तो ये बहुत कम है। वहीं हम बात करते हैं जो हमारे पास बड़े बड़े हमारे पास जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम जब बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो इनकी हम बात करते हैं, तो वहां पर इनके जो द्रव्यमान है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इनके द्रव्यमान है, इनके ये द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि ये जो फोर्स है, जो बल है, ये हमें महसूस होता है। ठीक है, हमें महसूस करने लगते हैं। तो यहां पर जब हम बहुत छोटे द्रव्यमानों की बात करते हैं तो ये हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हम जब बड़े बड़े द्रव्यमानों की बात करते हैं, पृथ्वी चंद्रमा सूरज की बात हम करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है। तो 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है, लेकिन यह महसूस कब होता है? महसूस होता है जब बड़े द्रव्यमान हो। महसूस होता है जब द्रव्यमान बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो।
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे 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 कमजोर बल होता है। ये सबसे कमजोर बल होता है जो हमें मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल होता है। आप देख सकते हो कि हम जब छोटे छोटे द्रव्यमानों की बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, इतना कमजोर होता है। जब बहुत बड़े द्रव्यमानों की हम बात करते हैं तब जाकर हमें ये महसूस होने लगता है। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, पॉज करके आप लिखते जाओ अगर चाहो तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा बल क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व बल। इंग्लिश में भी लिखते जाते हैं हम इसको, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये होता है आपका विद्युत चुंबकत्व बल, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे बात। अच्छा, ये हमें मिल गया है। तो ये कैसे, ये कौन सा बल होता है, ये कौन सा बल होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर आवेश है, अगर आवेश दूसरे आवेश के ऊपर कोई बल लगाता है तो उसको इलेक्ट्रोसिटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास चुंबक है, चुंबक जो आप देखो चुंबक जो बल लगाती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। या ग्रेविटेशन को हटाकर एक और बताऊंगा आपको और कौन से बल होते हैं, उनको छोड़ के, और ये तीसरे चौथे को छोड़ के जितने बल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल या विद्युत चुंबकत्व बल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी चीज को छू रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को टच कर रहा हूं, मैंने मेरे हाथ में चौक ले रखा है, मेरे हाथ में बुक ले रखा है, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इनके ऊपर वो कौन से फोर्स होंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे, विद्युत चुंबकत्व बल होंगे। ठीक है, ईएम फोर्स हम उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी बल हैं हमारे पास, जो नॉर्मल हम आज जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारे पास आते हैं गुरुत्वाकर्षण के अलावा, वो सारे के सारे बल कौन से होते हैं, वो सारे के सारे बल होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा हम समझ लेते हैं। तीसरा होता है हमारे पास वीक नाभिकीय बल या कमजोर नाभिकीय बल, जिसको हम इंग्लिश में वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह के बल हो गए। ये जो बल हैं इसमें हमें ज्यादा चर्चा हमें नहीं करनी है। हमारे पास जो सिलेबस में हमें जानना है वो पहला है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो हमें आना चाहिए, उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उन्हीं पर हमें हमारी चर्चा होगी वो ज्यादा होगी, और इस पर जो न्यूक्लियर फोर्सेज है इनके ऊपर चर्चा हमारी कम होगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर तो हमारी दोनों चीजें ही हमारे काम में आने वाली हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया कि प्रकृति के अंदर चार तरह के फोर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इस पर हमने चर्चा कर लिया। अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे लेकर चलते हैं इनको। तो भाई ये तो हमने विभाजन किया इस प्रकार से कि प्रकृति में किस प्रकार से हमें बल मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से और विभाजन हम कर सकते हैं कि अनुप्रयोग में हमारे पास कैसे आने वाला है बल, ठीक है, किस तरह के हम उसको अप्लाई करने वाले हैं, वैसे हम उसको विभाजित कर सकते हैं। उस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको जाने समझें और आगे लेकर चलें। क्या क्या कैसे बांटते हैं हम उसको देखते हैं। हम बांटते हैं संपर्क वाला बल और संपर्कहीन बल। ठीक है, दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। पहला आपका संपर्क बल, ठीक है, जिसमें आप संपर्क में हो, ठीक है, आप नहीं मतलब जो बल लगा रहा है वो, ठीक है। और दूसरा क्या है, संपर्कहीन बल। संपर्कहीन बल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इनको, इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या कोई अगर आपको पूछ लेता है, बोल लेता है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। इसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, रुकेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इसको कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम इनको बोलते हैं। भैया कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल संपर्क और संपर्कहीन से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई बल कौन से होते हैं। संपर्क बल वो होते हैं, संपर्क वाले बल वो होते हैं जो टच करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे पिंड को, जिसके ऊपर वो बल लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर बल लग रहा है तो वो संपर्क में आने के कारण लग रहा है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि संपर्क में आने के कारण जो बल लगता है उसको हम संपर्क बल कहते हैं, ठीक है, या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात वही हो गई कि संपर्कहीन बल वो होते हैं जो जिसमें बल लगाने के लिए संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं है बल लगाने के लिए, उसको हम संपर्कहीन बल कहेंगे। तो संपर्क बल कौन सा हो गया, संपर्क बल वो कौन सा हो गया जिसमें हम कांटेक्ट करना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि आपको मान लो कि मेरे पास ये गोला है, ठीक है, ये मेरे पास एक गोला है और मैंने ना इसको, इस गोले को एक डब्बे में बंद कर दिया, कुछ इस प्रकार का डब्बा है, ठीक है, इस प्रकार के मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया है। अच्छा, अब इस डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहां से भी ये टच हो रहा है, यहां से भी ये टच हो रहा है, थोड़ा छोटा बन गया लेकिन टच मान लो कि यहां से भी टच हो रहा है, ये तीनों जगह से टच हो रहा है। मतलब ये डब्बा जो है इस गोले के ऊपर कुछ बल लगा रहा होगा और ये गोला जो है ये भी डब्बे के ऊपर बल लगा रहा होगा, और ये बल जो लगा रहे हैं किस कारण से लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने से, संपर्क के आने के कारण, संपर्क में आने के कारण ही लगा रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो बल होगा ये कौन सा है, क्या है, कैसा है, क्यों है, ये हम चर्चा करेंगे इस बाद में। लेकिन ये जो बल है ये संपर्क वाला बल है, ये संपर्क में आने के कारण लग रहा है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। वहीं हम देखते हैं कि संपर्कहीन बल कौन से हुए, वो बल जिनको संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तो कुल हम गिने चुने बल हैं, उनको उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं। पहला तो आप जानते हो अच्छी तरह से, गुरुत्वाकर्षण बल है आपका। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल आप अच्छे से जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज के बीच में जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उनके द्रव्यमान की वजह से, उनके द्रव्यमान जो उनका है उसकी वजह से जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये एक संपर्कहीन बल है, संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर से नीचे ही गिरता है। जब सेब न्यूटन के ऊपर गिरा तो नीचे ही गिरा, ऊपर नहीं, क्यों नहीं चला गया, यही न्यूटन ने सोचा और यही सोचने की वजह से गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने नियम दिया। ठीक है, अगर वो सेब ऊपर चला जाता तो वो सोच ही नहीं पाते। और सेब नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बल लग रहा है। कोई बल लग रहा है तो वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि पृथ्वी के अंदर से कोई हाथ निकला हो और सेब को पकड़ के ले आया हो, ऐसा है नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ बल तो है, और उस सेब के ऊपर जो बल है वो संपर्कहीन बल है, क्योंकि वो सेब उससे पृथ्वी से संपर्क में नहीं था, फिर भी वो उसकी तरफ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं संपर्कहीन बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा हुआ, संपर्कहीन बल हुआ। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो पृथ्वी है या कोई और ग्रह है, कोई उपग्रह है, ये अपने कारण एक क्षेत्र बना लेता है, और उस क्षेत्र में जो भी ऑब्जेक्ट आता है, जो भी पिंड आता है, जो भी चीज आती है, उसके ऊपर वो बल लगता है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा कौन सा बल हुआ, दूसरा आपका स्थिर वैद्युत बल हुआ। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल हुआ, ये भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। ये आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे इसके बारे में कि जो आवेश होते हैं, आवेश जो एक दूसरे को बल लगाते हैं उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेश अगर दूर दूर भी रखे हों तो वो आपस में एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे, या तो दूर भगाएंगे, या पास में बुला लेंगे। तो ये जो हो रहा है ये भी बल लगने के कारण ही हो रहा है, ये एक दूसरे बल लगने के कारण ये हो रहा है। तो ये भी हो गया। और तीसरा आपका चुंबकत्व बल हो गया। ये तो आपने किया ही होगा घर में, आपने देखा होगा कि जब आपके पास एक मैग्नेट होती है, आप मैग्नेट से खेले होगे, बचपन में कभी खेले होगे, तो मैग्नेट देखा होगा आपने मैग्नेट को, कि मैग्नेट को आप जब लोहे के पास लेके जाते हो या दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाते हो, तो दूसरी मैग्नेट के पास ले जाते हो तो वो लगता है कि जैसे कि वो एक दूसरे को दूर रिपेल कर रही है, ऐसे ऐसे होता है, या फिर वो एक दूसरे को एकदम से अट्रैक्ट कर लेती है, एकदम से खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेती है। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी कौन सा बल होता है, ये भी कौन सा बल होता है, ये आपका चुंबकत्व बल होता है, और उसमें भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको भी हम संपर्कहीन बल कहते हैं। तो मेन ये तीन है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकत्व बल। बाकी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उनको कैसे हम विभाजित और कर सकते हैं आगे, उस चीज को देखते हैं, उस चीज को समझते हैं। और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो जो बल हैं वो हमें बहुत काम आने वाले हैं। ये भी काम आने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, ये भी काम आने वाले हैं, लेकिन ये तीन है हम पहले समझते हैं थोड़ा बहुत इनको। ठीक है, संपर्क बल है जो हमारे काम आने वाले हैं, उनको हम अच्छे से अब समझेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं और उसको ले आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहला जो बल होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, वो होता है स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग बल। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग लगाएगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, तो हमारे पास पहला कौन सा आ गया, कांटेक्ट फोर्स को हम विभाजित कर रहे हैं, संपर्क बल को हम आगे विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया आपके पास, कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया आपके पास, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग वाला बल है भैया ये। ठीक है, अब स्प्रिंग वाला बल क्या बोलता है हमसे, अब आपके स्प्रिंग तो देखी होगी आपने, दुनिया में सबने स्प्रिंग देखी होगी। ठीक है, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग तो जो है बल लगाती है, लेकिन वो बल कब लगाती है, कैसे लगाती है, उस पर हमें वो चीज हमें समझना है। अच्छा, अब मान लेते हैं हमारे पास ये स्प्रिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्प्रिंग रखी है, अपने घर पे रखी है आराम से। ठीक है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं कि ये अपनी प्राकृतिक लंबाई पर है, मतलब ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। ठीक है, नेचुरल लेंथ मतलब कि अगर जैसे स्प्रिंग रखी है वैसे के वैसे रखे रहे तो वो नेचुरल लेंथ पे मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर नेचुरल लेंथ पर है अपनी, और मैं बोल दूं कि ये जो मेरे पास स्प्रिंग थी, मैंने इसको खींच दिया, इतना खींच के मैंने इसको एक डब्बे से बांध दिया, यहां पर है ना, एक डब्बा यहां पे इसके अटका दिया और यहां पे अटका दिया, तो आप बोलोगे कि स्प्रिंग जो है अब इसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ इसके अंदर हुआ है जिसकी वजह से डब्बे को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, आप जैसे ही स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग खुद वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करती है। स्प्रिंग की टेंडेंसी ये होती है, स्प्रिंग का नेचर ये होता है कि अगर आप उसको खींचते हो तो वो अपनी जगह पर वापस जाने की कोशिश करती है, अगर आप उसको दबाते हो तो भी वो अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करती है। तो जब मैंने इसको खींच दिया है तो ये इस बॉक्स को, इस डब्बे को, इसको वापस अपनी जगह पर लाने के, अपने साथ लाने का प्रयास करेगी। मतलब अब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगी, जिसको हम दिखा देते हैं किससे, एफ से। अब ये बल लगाना शुरू कर देगी, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, एफ से दिखा देते हैं। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, ये एक बल लगाना शुरू कर देगी, इतना हम जान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता, दबा देता और यहां पर एक डब्बा लगा देता, तब ये बोलती कि अब तुम मुझसे दूर जाओ। ठीक है, अब ये कंप्रेस किया है तो ये चाह रही है कि मैं अपनी नेचुरल प्राकृतिक लंबाई पे वापस आ जाऊं, तो ये प्राकृतिक लंबाई पे वापस आने की कोशिश करे, तो अब ये इधर एक बल लगाना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये बल क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, ये बल होगा, ये kx के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसका जो परिमाण होगा वो kx के बराबर आएगा। k क्या है, एक कोई नियतांक है जो अब हम चर्चा करेंगे जब बाद में जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, स्प्रिंग, इसको आप स्प्रिंग नियतांक बोल लो। ठीक है, फिलहाल के लिए। और x क्या है, x वो लंबाई है जिसको हमने खींच दिया है, जितना हमने इसको खींच दिया है ये वो लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई से जितना आगे हम ले गए हैं इसको, ये x वो है। ठीक है, या जितना हमने दबा दिया है, तो यहां पर हमने क्या किया है, खींचा है इसको, इसमें खिंचाव है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलोंगेशन। इलोंगेशन। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर इसमें क्या है, यहां पर खिंचाव लिखा हमने, इसको क्या लिखेंगे हम, इसमें दबाव है, या इसको हम कह सकते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये आपको पता चलेगा, खिंचाव है और यहां पर दबाव है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस में स्प्रिंग जो है अपनी जो नेचुरल लेंथ है उस पर वापस जाने का प्रयास करेगी, प्राकृतिक लंबाई पे वापस जाने का प्रयास करेगी, और उसी के चक्कर में यह डब्बा जो है इसकी या तो पास साथ में आएगा या दूर जाएगा, जो भी होगा वो केस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाला है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। तो एक तरह कॉन्टैक्ट फोर्स तो क्या हुआ, ये स्प्रिंग फोर्स हमें मिल गया। दूसरा क्या होता है, स्प्रिंग बल के अलावा और कौन सा बल होता है हमारे पास दूसरा, उसको हम कहते हैं जो बल आता है रस्सी में। किसमें आता है, रस्सी में या स्ट्रिंग में हमारे पास जो बल आता है उसको हम कहते हैं क्या, तनाव। क्या कहते हैं, तनाव। तनाव यानी या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, टेंशन। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन बार बार आएगा लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अच्छा फोर्स है, इसको हम कहते हैं दूसरे नंबर पे रखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तनाव, या इंग्लिश में टेंशन। ये किस में आता है, ये रस्सी में आता है, स्ट्रिंग में आता है। किस में आता है, रस्सी में आता है। जहां रस्सी दिखे वहां सोच लेना कि तनाव आने वाला है। ठीक है, कौन सा, फिजिक्स वाला तनाव, बायोलॉजी वाला तनाव नहीं। ठीक है, रस्सी में तनाव आने वाला है। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रस्सी को, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग या धागा, रस्सी बोल लो या धागा बोल लो।
ठीक है, इसके अंदर तनाव आने वाला है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर मेरे पास एक रस्सी है, मैं इसको दीवार से बांध दूं, ठीक है, दीवार है इससे बांध दूं मैं इसको, ठीक है, या आप पकड़ो एक तरफ से मैं पकड़ूं, अभी हम दोनों आराम से खड़े हैं रस्सी को लेकर ऐसे, तो रस्सी के अंदर कोई तनाव है, ऐसी ढीली ढीली रस्सी होगी, लुजबुज होती रहती है वो, तो अभी उसके अंदर कोई तनाव नहीं है। लेकिन अब मैं कहूं कि आप भी खींचो और मैं भी खींचता हूं, तो जब हम दोनों उसको खींच रहे हैं तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर एक तनाव आ गया है, एक टेंशन आ गया है, ठीक है, एक कुछ खिंचाव आ गया है उसके अंदर। उसी खिंचाव को हम किसके नाम से जानते हैं? रस्सी केस में टेंशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेंशन के नाम से जानते हैं। खास बात क्या होती है तनाव की, टेंशन की क्या बात होती है? खास बात होती है ये हमेशा ही खींच में लगता है, ठीक है, हमेशा खिंचाव में लगता है, हमेशा खिंचाव। मतलब कि अगर एक रस्सी लें, एक तरफ से आप पकड़ लो यार, इसको दीवार से बांध दें हम, ठीक है, तो ऐसे लगेगा जैसे कि रस्सी को खींच रहा है, कि ऐसे लगेगा जैसे कि रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। और टेंशन को हम दिखाएंगे टी से। किससे दिखाएंगे? टी से, ठीक है। जैसे आप खींचोगे तो रस्सी के अंदर तनाव बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि टेंशन ऐसे लग रहा हो, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लगा दूं इसको, जैसे ही मैं धक्का दूं इसको, अगर मैं धक्का दूंगा तो रस्सी क्या होगी? रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और ढीली पड़ जाएगी मतलब उसके अंदर कोई फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो कभी भी हम रस्सी को ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम हमेशा ही रस्सी से बाहर की तरफ, रस्सी से दूर जाती तरफ या स्ट्रिंग से दूर जाती तरफ हम टेंशन को दिखाएंगे, ठीक है। दो सिरे हैं, मान लेते हैं हम यहां से कि दो सिरे हैं मेरे पास, स्ट्रिंग के दो सिरे हैं, तो इनको मैं कैसे दिखा सकता हूं? स्ट्रिंग के दो सिरे अगर मेरे पास हैं तो इनको दिखाने का तरीका यह है कि अगर एक स्ट्रिंग है और वो रस्सी है और उसको हमने खींच रखा है, दोनों तरफ से आपने खींच रखा है, एक तरफ से मैंने खींच रखा है, तो इधर से भी इसमें टेंशन लग रहा है और इधर से भी इसमें टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन जो है ये इधर से भी खिंचाव में लग रहा है, उधर से भी खिंचाव में लग रहा है। कैसा मत करना कि एक तरफ खिंच रहा है तो अच्छा भैया इधर से तो इधर ही आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से खिंचाव में ही टेंशन लगेगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते जा रहे हैं, ये हमारे पास बाद में काम आएंगी। तो बाद में जब काम आएंगी तो हम झट से इसको लगा लेंगे, झट से अपना कंसेप्ट बना लेंगे, है ना। इतना सोचना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही चीजें हमें नहीं आएंगी तो हम कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे अपना, या हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको अप्लाई करने के अंदर हमें दिक्कत आएगी। तो अप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसको धीरे धीरे छोटी चीजों को सीखते चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगर नेक्स्ट फोर्स कौन सा होता है, अगला फोर्स हम कौन सा देख सकते हैं। अगला फोर्स हमारे पास जो है वो है, कौन सा पढ़े भाई? हम देख देते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बल या नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसको लंबवत भी बोल लेते हैं, मैं इसको नॉर्मल ही बोलने वाला हूं हमेशा, है ना। लंबवत बल भी बोल रहा आप इसको मैं लंबवत बल भी बोल लेते हैं। मैं इसको नॉर्मल ही बोलने वाला हूं हमेशा, क्योंकि नॉर्मल ही बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ही बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल बल क्या होता है? नॉर्मल बल कैसे लगता है? अब देखो, जैसे कि ये हम जानते हैं कि संपर्क वाला बल है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है, एक वैद्युत चुंबकत्व बल है, ठीक है। लेकिन ये लगेगा कैसे? हमने जैसे वो एग्जाम्पल लिया था ना, जिसमें हमने एक डब्बा लिया था, गोला लिया था, और हमने ये ऐसे इसको डब्बे में बंद कर दिया था, ठीक है। अब आपको पता था कि इसके ऊपर बल लगेगा। अब इसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? ये कांटेक्ट फोर्स है, तो जो फर्श है या कोई सतह है उससे कांटेक्ट में आने की वजह से लगेगा, ठीक है। अब ये कांटेक्ट फोर्स जो होगा ये हमेशा, ये नॉर्मल फोर्स जो होगा ये हमेशा ही लंबवत लगेगा। किसके लंबवत लगेगा? ये स्पर्श रेखा के लंबवत ही लगेगा। जो दो सतह हैं, जिस जगह वो टच कर रही हैं, वहां जो आपकी रेखा आ रही है, स्पर्श रेखा आ रही है, उसके लंबवत ही लगेगा। मतलब अगर ये डब्बा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो तीन जगह से लगा रहा होगा, एक इधर से लगा रहा होगा, एक इधर से लगा रहा होगा और एक इधर से भी लगा रहा होगा, ठीक है। तीन जगह से फोर्स ये लगा रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम ये N1 लगा रहा है, यहां से N2 लगा रहा है और यहां से N3 लगा रहा है। नॉर्मल को हम किससे दिखाते हैं? N से दिखाते हैं। तीन दिखाने हैं तो N1, N2 और N3 हमने इसको मान लिया। यहां से N1, यहां से N2 और यहां से ये N3 लगा रहा है, ठीक है। और ये बल कैसे लगा है आप देख सकते हो कि ये स्पर्श रेखा जो बनी है यहां से, इन दोनों से कांटेक्ट में जब आया है और कांटेक्ट में आने के कारण जो स्पर्श रेखा बनी है उसके लंबवत बना है, इसके लंबवत बना है। यहां पर देखो स्पर्श रेखा है, उसके लंबवत बना है, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या एग्जांपल अगर आ जाता है, हमारे पास ब्लॉक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ब्लॉक वाले क्वेश्चन हम बहुत करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये बोल देते हैं कि भैया एक फर्श है, ठीक है, इस प्रकार से ये फर्श है और यहां पर एक ब्लॉक रखा है, यहां पर एक डब्बा हमने रख रखा है। आपको बताना है कि इसके ऊपर नॉर्मल कैसे लग रहा है। आप बोलोगे कि स्पर्श कहां कर रहा है? ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं इस फर्श पे,
तो फर्श पे स्पर्श करें तो फर्श पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो टेंजेंट ऐसे ही खींचेगा, बिल्कुल इसी की पैरेलल आएगा, इसी लाइन पर आएगा। तो यहीं से आप बोल दोगे कि ये जो फर्श है इस ब्लॉक के ऊपर इस तरह नॉर्मल लगा रहा होगा। क्या ये ब्लॉक भी फर्श के ऊपर नॉर्मल, इस पे वापस आते हैं, तो ये गोला भी क्या इस डब्बे के ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा? तो बिल्कुल लगा रहा होगा। तो कितना लगा रहा होगा उसको हम बोलेंगे कि N1 इसने लगाया है, तो ये भी इसके ऊपर लगा रहा होगा N1। क्यों लगा रहा होगा उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। इधर लगा रहा होगा N2 और इधर लगा रहा होगा N3। ठीक है, जितना बल इसने लगाया है N3 इसके ऊपर, वो उतना ही बल इसने इस पर लगाया होगा। दिशा कौन सी होगी? दिशा होगी स्पर्श रेखा के लंबवत। ठीक है, आप याद कर रखना है कि स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में ही लगाएगा। ठीक है, अगर ये N है इधर, ये अगर मान लो ये N इधर लगाया है, ठीक है, तो अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूं कि ब्लॉक इस पे फर्श पे कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, तो ये भी N ही लगा रहा होगा। तो ये भी N ही लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा बल होता है हमारे पास? ये होता है नॉर्मल फोर्स, या इसको हम कहते हैं लंबवत बल। क्या कहते हैं? लंबवत बल या फिर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ये कांटेक्ट फोर्स होता है। और नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या लगता है? हमेशा क्या लगता है? लंबवत लगता है। लेकिन कहां पर? लेकिन कहां पर ये नॉर्मल तब लगेगा जबकि जो सतह होगी, जब सतह हो, जब हमने जितनी भी सतह ली हैं यहां पर, ये वाली और ये वाली जो सतह हैं, ठीक है, जहां पर भी आपस में टच कर रहे हैं, ये चिकनी सतह हो। ठीक है, चिकनी सतह हो, मतलब स्मूथ सरफेस हो, मतलब यहां पर घर्षण क्या हो? शून्य हो। ठीक है, घर्षण ना हो, घर्षण ना हो। घर्षण क्या होता है इस पे बहुत चर्चा करनी है हमें, लेकिन यहां पर घर्षण ना हो ये हमें पता है। ठीक है, घर्षण पे तो पूरा चैप्टर ही है, इसके बाद ही हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि यहां पर घर्षण ना हो तो नॉर्मल जो होगा लंबवत दिशा में लगेगा। नॉर्मल तो हमारा लंबवत ही लगाना है हमें, लेकिन ये कॉन्टैक्ट फोर्स, एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स अगर इसको देखूं मैं, तो ये तभी लग रहा, तब ये लंबवत ही लगेगा जब क्या होगा? जब ये घर्षणहीन सतह पर लगे। अगर घर्षण हो तो क्या होगा? घर्षण हो तो क्या होगा? अब देखो, घर्षण हो तो क्या होगा भैया? देखो ये ब्लॉक बना लेते हैं हम, और यहां पर अब घर्षण है, कुछ घर्षण है यहां पर। ठीक है, ब्लॉक हमने बना लिया। अच्छा, अब जो नॉर्मल होगा या कांटेक्ट फोर्स होगा, उसको नॉर्मल नहीं बोलूंगा मैं, अब उसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलूंगा। तो ये जो लगेगा वो कुछ इस दिशा में लगेगा, जिसको मैं बोलता हूं FC। क्या बोलता हूं? FC। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, अब आप बात करोगे इसके नॉर्मल कहां है, तो नॉर्मल जो है वो तो सतह के परपेंडिकुलर ही लगेगा यहां पर। ठीक है, यहां, ठीक है, ये नॉर्मल ही लगेगा, यहां पर ही लगेगा। और जो ये है घर्षण, और जो एक फोर्स और है वो इधर लगेगा, जिसको हम बोलेंगे छोटा f। ठीक है, और ये जो छोटा f है यही क्या है? घर्षण कहलाता है। यही क्या है? घर्षण कहलाता है। तो FC जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, और FC जो कांटेक्ट फोर्स होने की वजह से जब दो सतह, जब दो आपस में, जब दो पिंड आपस में संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स लगता है, ये हम जानते हैं। और वो कांटेक्ट फोर्स कैसे लगता है? एक तो नॉर्मल के रूप में लगता है और घर्षण के रूप में लगता है। आप ऐसे इसको ऐसे सोचो कि नेचुरली क्या हो रहा होगा? क्या नेचुरली हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है उसने क्या दो अलग अलग घटक कर रखे होंगे? उसने बोला होगा कि नॉर्मल इधर लगेगा और घर्षण इधर लगेगा। ये तो हमने अपने समझ के लिए, हमें खुद समझ में आए, हम सवाल आसानी से कर पाए, इसलिए चीजें बना रखी है ना। अगर कांटेक्ट फोर्स है वो तो कुल एक साथ लग रहा होगा, उसको क्या मतलब है कि लंबवत घटक कौन सा है और ये समांतर घटक कौन सा है? उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो पता है कि भैया कांटेक्ट फोर्स है, मेरे लिए तो सब बराबर है, मैं तो ऐसे ही लगा सकता हूं, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा, प्रकृति ने तो हमें ये बोला हुआ है। ठीक है, अगर FC है तो हमने अपने मतलब के लिए, अपने सहूलियत के लिए इन चीजों को अलग अलग कर रखा है। तो N को हमने अलग किया है और F को हमने अलग किया है। जो हमने लंबवत किया, रेखा के स्पर्श रेखा के लंबवत किया, उसको हमने बोल दिया नॉर्मल फोर्स, और जो हमने समांतर घटक लिया उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लो कि ये एंगल जो है ये लैम्डा है, ये एंगल लैम्डा है, तो FC का साइन नहीं, कॉस वाला घटक क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल। मतलब हमने क्या बोला? FC cos लैम्डा, ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, और FC का साइन वाला घटक, साइन वाला घटक, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया घर्षण। ठीक है, यानी कि FC साइन लैम्डा, ये हो गया
एफ, छोटा एफ, ठीक है। तो यहां पता चल गई ये चीज भैया। तो ये है घर्षण, ये घर्षण है, ये नॉर्मल है। ये जो आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो वो ये पढ़ते हो आप, कौन सा घटक कर पढ़ रहे हो उसमें, एफसी का ये साइन वाला घटक आप उसके अंदर पढ़ रहे हो, बाकी उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। वो है तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही ना, ठीक है। अब उसमें अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग केस हम कर लेते हैं, ऐसे लगता है वैसे लगता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। वो अलग अलग चीजें, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी सीधी सीधी बात यह है, मोटी मोटी बात यह है। तो अगर मैं बात करता हूं कि एफसी का कुल मान कितना आएगा, एफसी का कुल मान होगा रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और मैं अगर बोल दूं कि ये लैम्डा जो है, अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो वो कितना होगा, एफ बटे एन के बराबर आएगा। ऐसा आप देख सकते हो, लैम्डा टेन लैम्डा जो होगा वो एफ बटे एन के बराबर होगा। और इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं, ठीक है। छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अगर नहीं भी अगर समझ में आता है क्या है, क्यों है, कैसे है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है घर्षण के अंदर। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से तब हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। घर्षण क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का संपर्क बल का एक घटक होता है। कौन सा वाला, साइन वाला घटक होता है। सिंपल सी बात है, सीधी सी भाषा में ये हमने आज सीख लिया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा है, अभी हमने देखा है कि प्रकृति के रूप में प्रकृति के जो बल, प्रकृति में जो बल होते हैं उनको हम 4 रूप में बांट सकते हैं। हमने बांट दिया उसको, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व बल, और तीसरा हमने देखा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हम 4 में हमने बांटा है उनको। फिर उसके बाद हम देखा कि एप्लीकेशन के अनुसार अनुप्रयोग हमें जब उसको करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है तो हमें कैसे कैसे बल आने चाहिए, कैसे पता होने चाहिए। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के रूप में पता चाहिए होना चाहिए। नॉन कॉन्टैक्ट में हमने देखा 3 तरह के बल, आपने देखा कि ग्रेविटेशन है, स्थिर विद्युत है, और एक आपका चुंबक वाला बल है, ठीक है। बाद में हमने देखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं उनको हमने फिर चार भाग में आगे समझने के लिए पढ़ा है। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन जो कि स्ट्रिंग में लगता है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया अपना नॉर्मल, और फ्रिक्शन को हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। तो ये अभी तक हम कर चुके हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां तक मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी सब चीजें। पढ़ते हैं भैया आगे हमें क्या देखना है। ये जो बेसिक चीजें थी वो हमने सीख ली हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं न्यूटन के नियम, ठीक है। न्यूटन के नियम मतलब न्यूटन के नियम क्या कहते हैं उनको सीखते हैं। न्यूटन के नियम का चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। देखते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन का पहला नियम हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। न्यूटन ने नियम क्या दिए, हमने नियम बना लिया उनको। न्यूटन ने तो अपनी अपनी बात कह के चले गए थे वो तो, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला कि पहला नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु, कोई पिंड अपनी स्थिति में है, ठीक है। अगर कोई वस्तु, कोई पिंड किसी स्थिति में है तो वो तब तक उस स्थिति में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई वस्तु, कोई पिंड अपनी किसी स्थिति में है तब तक उस स्थिति में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई कुल बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो अब किस चीज को हम समझते हैं, एक एक चीज को हम समझते हैं। क्या बोला है हमने इसके अंदर, हमने बोला है स्थिति, ठीक है। आप लिख लेना जो मैंने बोला है, वीडियो को पॉज करके मैं समझा रहा हूं, टॉपिक आप डाल लेना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। हाँ भैया, तो क्या हमने देखा स्थिति, और दूसरी हमने क्या चीज देखी, दूसरी हमने देखा कुल बाह्य बल, कुल बाह्य बल। ये दोनों चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। फिर से एक बार बोल लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा हमारे से। किसी पिंड के कोई पिंड अपनी स्थिति में तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कुल बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। ठीक है, 2 चीजें हमें समझ लेते हैं, इन चीजों हमें समझ में आ जाएगा। अब पहले देखते हैं कुल बाह्य बल क्या बला है, कुल बाह्य बल का मतलब क्या है, ठीक है। बाह्य बल अगर इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं हम, नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये जो वर्ड है इनका क्या मतलब होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ कि जैसे अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर कुछ मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है, तो वो बल जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बाह्य बल होगा, वही उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तो बाह्य बल को समझते हैं भैया। बाह्य बल को समझें कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है ये इस फ्लोर पर रखा है, हमें मान लेते हैं कि चिकनी सतह है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर रखा है ये, और इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगाना चाहता हूं F, इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं
F, ठीक है। जो ये फोर्स F मैं लगा रहा हूं, ये इसको चलाने में या रोकने में या कुछ भी करने में इसका सक्षम होना चाहिए, मतलब इसकी स्थिति बदलने में सक्षम होना चाहिए। कब ये सक्षम होगा? जब ये कुल बाह्य बल हो, जब ये कुल बाह्य बल हो, ठीक है। अच्छा, कुल बाह्य बल कैसे हो सकता है? अगर हम मानते हैं, इसका मैं बनाता हूं, उसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं, तो यहां पर एक नॉर्मल भी इसके ऊपर लगेगा नीचे धरती फ्लोर से, ठीक है। इसको mg भी नीचे जा रहा होगा, इसका mg भी नीचे लग रहा होगा, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है, उसको हम mg से दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप वाई डायरेक्शन में देखते हो कि वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर एक तो n लग रहा है और mg लग रहा है। वाई डायरेक्शन में हमें देखना है कि ये कहीं भी चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो ये जो नॉर्मल है ये mg को बराबर कर रहा होगा, नॉर्मल जो है ये mg को बराबर कर रहा होगा। वहीं जब हम x डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसके ऊपर f के अलावा कोई बल नहीं है, f के अलावा ऐसा कोई बल नहीं है जो कि इसको काट दे, ठीक है। हमने चिकनी सतह मानी है, कोई भी बल ऐसा नहीं है जो इसको काट दे। अगर ये बल जो ये बचा हुआ बल है, ठीक है, इसको बोल देते हैं कि यही इसका बाह्य बल है, ठीक है। अब ऐसे बोलने के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने इसको माना है, ये जो बाह्य बल हो गया है, मैंने एक सिस्टम माना है, मैंने एक निकाय माना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, जब भी आप बाह्य बल निकालने का प्रयास करोगे तो आप बोलोगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, निकाय पता करना है या निकाय मानना है, ठीक है। आप खुद ही मानते हो निकाय, आप खुद ही मानते हो निकाय मानना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो आपने मान लो कहीं क्वेश्चन किए हैं, आपने एलएम पढ़ा हो, एलएम आपके क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप झट से आंसर निकाल देते होगे, लेकिन उसमें आप झट से आंसर निकाल देते होगे, लेकिन उसमें कहीं आप ये नहीं बोलते हो कि मैंने इसको सिस्टम माना है, ठीक है। वो आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में पहले ही उसको सिस्टम मान चुके हो, जाने अनजाने कैसे भी, लेकिन आपने सिस्टम मान के ही काम किया है, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि हमारे सिर्फ दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई यहां पर सिस्टम माना है, मैंने इसी को सिस्टम माना है और इसको सिस्टम मान के मैंने हल करनी है चीजों को, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने ना अभी जब ये हल किया है तो मैंने इस ब्लॉक को सिस्टम माना था, इस ब्लॉक को सिस्टम माना था। अब सिस्टम मानने का मतलब ये नहीं कि ऐसे गुचुड़ मुचुड़ करके उसको अंदर बंद कर दो, आपको बस आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आपने ये किया कि सिस्टम, आपने जब इसको मान लिया है तो देखा कि इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर वाले जो भी बल हो, इस सिस्टम के अंदर वाले जो भी बल हो वो हो जाएंगे इसके आंतरिक बल, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिस्टम के अंदर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है, तो नॉर्मल और mg, नॉर्मल और mg, n और mg क्या हो जाएंगे, आंतरिक बल हो जाएंगे इसके, सिस्टम के अंदर वाले बल, सिस्टम के अंदर वाले बल, ठीक है। अब F की बात करते हैं। F आप देखोगे तो F बाहर आ रहा है, सिस्टम के बाहर से लग रहा है, तो यहां पर F क्या होगा, ये F हो जाएगा बाह्य बल। तो हमारे पास परिभाषा क्या हो गई कि अगर मैंने कोई निकाय माना है, उस निकाय के अंदर वाले जितने भी बल हैं उनको मैं क्या कहूंगा, उनको मैं कहूंगा आंतरिक बल, और जो बाहर बसा, जो निकाय के बाहर है बल, उसको मैं बोलूंगा बाह्य बल, उसको क्या बोलूंगा मैं, बाह्य बल, ठीक है। चलो ये बात हुई हमारी। अच्छा, ये हमने देख लिया। अच्छा, निकाय, मैंने बोला कि निकाय मानना है, तो निकाय कौन मानता है, निकाय हम मानते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार मानते हैं। हमने देख रहा है कि अगर मैं ये निकाय मानूं तो इस प्रकार से मेरा सवाल जल्दी हल हो जाएगा, इसको मान लूं तो ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम निकाय मानने वाला कौन है, हम है निकाय मानने वाले। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो मेरे पास निकाय है ना, मैंने इसको मानना ही नहीं, मैंने मानना है कि ये मेरा निकाय है, ठीक है। सब ले लिया मैंने तो अंदर, इसके अंदर सबको इंक्लूड कर लिया। तो अब आप बताओ कि बाहर से कौन सा बल लग रहा है, ठीक है। निकाय के अंदर देखोगे ये ब्लॉक था, यहां पे n लगा था, mg लगा था, f लगा था, ये सारे के सारे ही अंदर इसके आ गए हैं। तो अब ये सारे के सारे ही आंतरिक बल कहलाएंगे, बाह्य बल एक भी नहीं कहलाएगा। बाहर से आप देख सकते हो कि बाहर से इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से इन दोनों को मिला के, इस फ्लोर को मिला के और इस ब्लॉक को मिला के जो देखोगे तो बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। तो अब इसके ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, अब इसके ऊपर बाह्य बल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक और बाह्य बल की परिभाषा है, ये पूरी निर्भर करती है कि हमने निकाय किसको माना है, कैसे माना है। इसको, इस चीज को एक एग्जांपल से और हम समझते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या समझेंगे हम इसके अंदर, क्या मानते हैं। हमारे पास दो ब्लॉक है, हमने दो ब्लॉक ले लिए हैं, ये इस प्रकार से दो ब्लॉक रस्सी से मैंने बांध रखे हैं, ठीक है।
ज्यादा इसके अंदर अंदर डीप में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ चीजों को समझना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मैंने यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा है, मैंने यहां से आपको खींच रहा हूं, मैं कैसे करके इसको खींच रहा हूं, तो आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कौन कौन से बल लग रहे होंगे, निकाय मान के आप बल बताते जाओ कौन कौन से बल लग रहे होंगे। मैंने आपको निकाय कौन कौन से दिए हैं, मैंने आपको निकाय बोला है कि आपके लिए एक पहला निकाय ये है, दूसरा निकाय ये है, और तीसरा निकाय आपके लिए ये दोनों को मिलाकर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनके ऊपर कौन से बल लग रहे होंगे। तो पहले निकाय के लिए आप क्या बोलोगे, पहले निकाय के लिए आप बोलोगे कि ये जो ब्लॉक है इसको हम मान लेते हैं ब्लॉक 1 और इसको हम मान लेते हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 की बात करते हैं तो ब्लॉक 1 के ऊपर ये सतह से इसको कोई नॉर्मल मिल रहा होगा और mg भी जा रहा होगा। ठीक है, और यहां से आप देखोगे तो ये F आ रहा है और इधर टेंशन आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बाह्य बल कौन कौन से हो गए, एक तो फोर्स भी लग रहा है इस पे और टेंशन भी लग रहा है जो कि बाह्य बल हैं, और बाकी जो बल हैं जो कि अंदर आ रहे हैं वो इसके आंतरिक बल हो जाए। वो नहीं, अभी अपने क्या गड़बड़ करी कुछ, क्या बोला मैंने, ये फोर्स और टेंशन जो है ये बाहरी तरफ लग रहे हैं, नॉर्मल और mg जो होंगे वो भी इसके बाह्य बल हो जाएंगे, नॉर्मल जो mg जो होंगे वो भी इसके बाह्य बल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, हाँ सही है। अच्छा, इसकी अगर बात करें हम, तो इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या लग रहा होगा, यहां पर भी इसमें mg लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और इधर लग रहा होगा आपका टेंशन। तो यहां पर बाह्य बल कौन सा होगा, यहां पर टेंशन इसका बाह्य बल हो जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम सिर्फ ये बनाते हैं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो चीज समझो आप। तो फिर से बना लेते हैं इसको हम। ये देखो, अब ये टेंशन की मैं बात करना चाह रहा था कि ये टेंशन जो लग रहा है और यहां पे फोर्स F लग रहा है, जब मैं इसको निकाय लेता हूं तो टेंशन जो है वो इसके लिए एक बाह्य बल हो जाएगा, टेंशन इसके लिए बाह्य बल हो जाएगा। जब मैं इसको निकाय लेता हूं तो टेंशन इसके लिए बाह्य बल हो जाएगा, और जब इन दोनों को मैं निकाय ले लेता हूं, मिलाकर मैं इसको निकाय ले लेता हूं, तो टेंशन जो है, यहां जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, अब ये दोनों ही अंदर आ गए हैं निकाय के, तो अब इसको हम आंतरिक बल कह सकते हैं, ये आंतरिक बल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंतरिक बल हो गए हैं, तो हम क्या होगा कि सिर्फ F जो होगा वो इस पूरे निकाय के लिए एक बाह्य बल हो जाएगा, और बाकी T और T जो होंगे अंदर जो टेंशन लग रही होगी वो निकाय के लिए बाह्य बल हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हमने क्या किया था, इसे हमने बोला था कि F जो है इस निकाय के लिए बाह्य बल हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, जो N है और mg है वो भी बाह्य बल होंगे, लेकिन वो एक दूसरे को काट देंगे, आंतरिक बल इसमें कौन से होंगे, आंतरिक बल इसके अंदर देखिए कौन से होंगे, तो जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, जो ब्लॉक के अंदर जो फोर्स होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि ये इसके आंतरिक बल होंगे। मैं गलत बोल गया था उस टाइम पर कि N और mg भी आंतरिक बल होंगे, लेकिन N और mg आंतरिक बल नहीं होंगे, N और mg जो होंगे वो यहां पर बाह्य बल की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, अगर हम किसको मान लेते हैं सिस्टम, इस ब्लॉक को, लेकिन अगर हम पूरे वाले को सिस्टम मान लेते हैं, इस पूरे को हम सिस्टम मान लेते हैं, पूरे को सिस्टम मानने का मतलब यह है कि N, mg और F तीनों ही अब आंतरिक बल हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स यहां पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम मानने के ऊपर निर्भर कर रहा है कि बाह्य बल कौन सा है और आंतरिक बल कौन सा है, न्यूटन के पहले नियम पर वापस चला जाए। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि बाह्य बल कौन सा होता है। अब दूसरा एक वर्ड था स्थिति। भैया स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब क्या है, स्थिति का मतलब यह है कि अगर ब्लॉक चल रहा है, मान लो कोई पिंड है वो चल रहा है, रुका हुआ है, तो वो उसकी स्थिति है, वो किस प्रकार से चल रहा है वो उसकी स्थिति है, वो किस प्रकार से रुका हुआ है वो उसकी स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति को हम भौतिकी रूप में किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, किस प्रकार से हम इसको समझाएंगे, तो भौतिकी रूप में स्थिति को दिखाने का मतलब यह है कि हमें कोई भौतिक राशि से उसको दिखाना पड़ेगा। तो कौन सी भौतिक राशि होगी, वो होगी हमारी संवेग। क्या होगी, संवेग। तो स्थिति को हम किससे दिखाएंगे, संवेग। जब स्थिति को आप, स्थिति के विस्थापन स्थिति वाला वो मत समझ लेना, मतलब स्थिति मतलब स्टेट, किस रूप में है वो। ठीक है, उसका जो रूप है उसको आप किससे बताओगे, यहां पर भौतिकी में इसको आप दिखाओगे संवेग से। किससे दिखाओगे, संवेग से। संवेग क्या है भाई, संवेग क्या वाला है, संवेग है आपका मास और वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यही संवेग होता है, यही संवेग होता है। ठीक है, तो स्थिति को हमने किससे दिखाया, संवेग से। आप किसी भी चीज के ऊपर अगर आप बल लगा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसका संवेग में कुछ परिवर्तन कर रहे हो। तो पहला जो हमारे पास नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, कोई पिंड अपनी स्थिति में है तो वो तब तक अपनी इसी स्थिति में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए।
मतलब उस वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहेगा। इस अलग एक और भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक किसी और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि तब तक उस वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए। तो इसको भी आप लिख लो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने स्थिति को संवेग से समझा और हमने देखा कि स्थिति परिवर्तन करना है तो संवेग परिवर्तन करने के लिए हमें कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यही न्यूटन का पहला नियम कहता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन द पोजीशन और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। कोई मतलब नहीं उससे इंग्लिश नहीं किया, हमें तो समझ में आनी चाहिए चीज के समझ में क्या क्या होता है। संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमने क्या देखा, न्यूटन का पहला नियम। अब हम चलते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पर और न्यूटन का दूसरा नियम समझते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा, न्यूटन ने तो कहा, हमने नियम बना दिया उसको, ठीक है। नियम बनाने में हम माहिर हैं, बहुत नियम बना लेते हैं हम। चलो नियम बना के हम खुद ही तोड़ लेते हैं उनको, तो नहीं तोड़ते हैं हम उनको नियमों को, न्यूटन के नियम को नहीं तोड़ पाएंगे हम। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि पहले आप टॉपिक लिखो फिर नियम समझो, है ना भैया। चलो न्यूटन का दूसरा नियम लिखो, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम इसको, न्यूटन्स सेकंड लॉ। चलो अंग्रेजी में लिख दिया हमने, बिल्कुल एकदम अंग्रेज हो गए हम अंग्रेजी में लिखकर। चलो देखते हैं क्या कहता है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। अभी हमने क्या पढ़ा, संवेग समझा कि संवेग क्या होता है। संवेग होता है mv के बराबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं p से। क्या किस दिखाते हैं, छोटे p से। छोटे p से दिखा दो इसको, हमने दिखा दिया इसको छोटे p से। तो दूसरा नियम क्या कहता है, अब आपने क्या समझा अभी कि जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए, पहले नियम में समझा हमने, जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उस स्थिति में रहेगा कोई पिंड या कोई कण, ठीक। जब तक बाह्य बल न लगा जाए, मतलब कि हमें स्थिति परिवर्तन करना है, यानी कि संवेग परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, कुल बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो कुल बाह्य बल लगा रहे हैं अगर हम, तो संवेग में परिवर्तन आना तो निर्धारित हमने कर दिया कि संवेग में परिवर्तन आएगा। और वो कितना आएगा, वो उतना ही आएगा जितना बल हम लगाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन आएगा। अगर कम बल लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन कम आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि F जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। F जो है वो संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसी को हम न्यूटन का दूसरा नियम भी कहते हैं। अगर न्यूटन का दूसरा नियम हम इसको कह रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि F जो है वो dp प्लस dp बटे dt के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि हमने जो हमारे पास ये कांस्टेंट आना चाहिए, यहां पे एक नियतांक आना चाहिए, वो 1 के बराबर आ गया, या हमने ले लिया है, हमने मान लिया है कि वो 1 के बराबर, ताकि हम आसानी से चीजों कर सके। क्योंकि हमारे पास जो यहां पर नियतांक आएगा उसको हमने इन्हीं चीजों के अंदर डाल लिया, उसके अंदर उसमें हम चर्चा में नहीं पढ़ते, हमें यह पता चलेगा एफ जो है वो dp dt बटे dt के बराबर आएगा। अच्छा अब ये यहां से आया है तो p को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से आप चिन्ह लगाओ, बिल्कुल सब सदिश राशियां हैं। f जो है वो किसके बराबर होगा, d बटे dt, और p की जगह पे मैंने क्या लिखा है, mv, ठीक है। अब ज्यादातर केस में जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमारा द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है, वो नहीं बदलता है, ठीक है। वो एक अचर राशि हम मान के इसको चल सकते हैं। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा द्रव्यमान जो है वो जितना है उतना ही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं चलते चलते मेरे कण गिर रहे हो और मेरा द्रव्यमान कम हो रहा हो, ठीक है। मैं गायब तो हो नहीं रहा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं आपके सामने। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा द्रव्यमान निर्धारित है, ठीक है, नियत है। आपका भी द्रव्यमान नियत है। या कोई चीज यहां पर रखी है, टेबल रखी है, यहां पे ये डस्टर, ये चौक ये रखे हैं, यहां पे बॉटल रखी है यहां पर, तो ये जो चीजें हैं इनका जो द्रव्यमान है ये निर्धारित है, नियत है, ये बदल नहीं रहा है। अगर ये बदल नहीं रहा है तो हम बोल सकते हैं कि m को बाहर ले लो और लिख दो f बराबर m dv बटे dt, m dv बटे dt, जो कि ma, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि dv बटे dt क्या होता है, हमारे पास त्वरण का काम करता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है यहां से, f बराबर ma, f बराबर ma। ये ही इक्वेशन आपने पढ़ी होगी और यही इक्वेशन को आपने न्यूटन का दूसरा नियम मान लिया होगा। लेकिन ये न्यूटन का दूसरा नियम नहीं है। न्यूटन का दूसरा नियम ये है, बल्कि हम कहेंगे कि ये है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है क्या कहता है कि जितना बल लगाओगे उतना ही संवेग में परिवर्तन की दर होगी, ठीक है। जितना जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जो संवेग दर की
क्या बोल रहा हूं मैं, संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के समानुपाती है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नियम हो गया। तो ये क्या आया हमारे पास, एम डीवी बटे dt F बराबर एम ए, यहां से हमारे पास आ गया है। ये न्यूटन का सेकंड नियम नहीं है, दूसरा नियम नहीं है, ये आपको याद रखना है। कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। ये इसका एक स्पेशल केस है। क्या है, स्पेशल केस। स्पेशल केस हुआ कि हम मान रहे हैं कि द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान को हम नियत मान के चल रहे हैं, क्योंकि 99% केसेस में हमारे पास द्रव्यमान नियत होता है, लेकिन 1% भी तो बचता है ना। 1% केस में यह होता है कि द्रव्यमान नियत नहीं रहता है। अगर द्रव्यमान नियत नहीं रहा तो बदल रहा होगा। कैसे बदल रहा होगा, द्रव्यमान बदल सकता है जैसे कि आपका रॉकेट होता है। जब आप रॉकेट को छोड़ते हैं हम पृथ्वी से, तो उसके में हजारों टन फ्यूल होता है, हजारों टन उसके अंदर फ्यूल होता है। ठीक है, जो उसके अंदर जो फ्यूल होता है, जैसे वो जाता है तो फ्यूल उसमें से खत्म होना शुरू होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आने लगती है। या हम कह सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लो कि मैं पानी लेकर जा रहा हूं, ठीक है, अपनी गाड़ी पे पानी लेकर जा रहा हूं और पानी वो रिसना स्टार्ट हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। तो पानी मान लो कि 500 लीटर की टंकी में लेकर जा रहा हूं भरकर। ठीक है, अगर 500 लीटर की टंकी भरकर हम एक ट्रक में लेकर जा रहे हैं और उस टंकी में छेद हो जाए तो पानी निकलना शुरू होगा, तो उसका द्रव्यमान कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो वो केस अलग हो जाएगा हमारे लिए। वहां पर F बराबर ma हम नहीं लगा पाएंगे, F बराबर ma हम नहीं लगा पाएंगे। वहां हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा, F बराबर dp बटे dt। तो ऐसे अगर केस आ जाते हैं हमारे पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल बात अभी हम कर रहे हैं। जब हमारे पास ये केस आएंगे जिसके अंदर वेरिएबल मास होगा, द्रव्यमान बदल रहा होगा, ठीक है, द्रव्यमान एक चर राशि हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि भैया F बराबर जो है वो dp बटे dt के बराबर है। F बराबर जो है वो dp बटे dt के बराबर है। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि F जो है वो किसके बराबर है, d बटे dt किसका, mv का। p की जगह पे क्या रख दिया हमने, mv रख दिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका अवकलन कैसे करते हैं। अगर दो चर राशियां मेरे पास गुणनफल में है तो उसका मुझे क्या अवकलन कैसे, उसका अवकलन कैसे करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं vdm बटे dt प्लस m dv बटे dt। ये मेरे पास आ गया है f, और यहां से मैं लिख सकता हूं f बराबर vdm बटे dt प्लस ma। ठीक है, अब ये आ गया, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, f माइनस vdm बटे dt बराबर ma। याद नहीं रखना है इसको, बस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, याद नहीं रखना है। अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको कभी भी निकाल सकते हो, इससे क्यों फालतू अपने दिमाग पे जोर डालोगे। जो चीज आपको याद रखने की मैं आपको बता दिया है। F बराबर dp बटे dt आपको याद होना चाहिए, F बराबर ma भी आपको याद होना चाहिए। बाकी न्यूटन का पहला नियम आपको याद होना चाहिए, दूसरा नियम याद होना चाहिए, और किस प्रकार से हम जो फोर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा फोर्स कहां पर कैसे क्या है क्यों है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जो चीज याद रखने की मैं आपको बता दूंगा, जो यही याद रखनी है उसको आपको याद नहीं रखना है, ये आपको नहीं याद रखना है। चलो, ये हमने चर्चा की न्यूटन के दूसरे नियम पे। तो न्यूटन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो कितना कुल बाह्य बल लगाया गया है उसके समानुपाती होती है। तो आप लिख सकते हो अपनी भाषा में इसको। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चीजों को। तो ये देखते हैं अगला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम अभी सर समझ लेते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, टॉपिक डाल लीजिए आप, न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा हम समझ लिया, दो हमने समझ लिया, न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है हमसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस लॉ है ये कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया हमें मिलती है। ठीक है, किसी को थप्पड़ आप मारते हो तो वापस आपको पलट के थप्पड़ मार देता है, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया आपको मिल गई है। ठीक है, ये तो एक मौलिक रूप में हुआ। भौतिक रूप में क्या होगा, भौतिक रूप में ये होगा कि आपको जो क्रिया आपने करी है उस प्रतिक्रिया बल, आप उसका ही प्रतिक्रिया बल आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं इस चीज को कि
अगर मैं इस बोर्ड को हाथ लगाता हूं, इस बोर्ड को धक्का देने का प्रयास करता हूं, बोर्ड को धक्का देने की कोशिश करता हूं, तो जितना बल मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूं उतना ही बल ये बोर्ड मेरे ऊपर भी लगा रहा है, जितना ही बल मैं इस पे लगा रहा हूं उतना ही बल ये मुझ पर लगा रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब आप किसी को मारते हो, किसी को थप्पड़ आपने मारा हो कभी, तो उसके गाल पर तो लगता ही लगता है, आपके हाथ पर भी लगता है। आपके हाथ पर क्यों लगता है? कि जितना बल आपने उसके गाल पर लगाया उतना ही बल उसके गाल ने आपके हाथ पर भी लगा दिया है, तो आपके हाथ पर भी आपको फील हो रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि हाथ की चमड़ी हमारी गाल की चमड़ी से थोड़ी सी सख्त होती है, तो हमें उतना दर्द नहीं होता है, गाल पर ज्यादा दर्द हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना आपने गाल पर लगाया था उतना ही गाल ने आपके हाथ पर लगाया, और इससे हम समझ जाते हैं कि हमारे हाथ पर क्यों महसूस हुई हमें वो चीज, क्योंकि फोर्स उस पर, बल उस पर लगा है। तो न्यूटन का तीसरा नियम सीधा सीधा क्या कह रहा है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया बल होगा। ठीक है, हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो कि हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होगा। ये है न्यूटन का तीसरा नियम। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं क्या है, कि तो हमने लैंग्वेज तो समझ ली कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया, लेकिन ये है क्या? ठीक है, अब एक इसमें खास बात ये होती है कि ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, ये खास बात नहीं है, नाम में क्या रखा है जो हम कहते हैं इसको। खास बात इसकी क्या है? खास बात यह है कि ये हमेशा ही अलग अलग पिंडों पे लगता है, अलग अलग बॉडीज पे लगता है। ठीक है, हमेशा अलग अलग पिंडों पर लगेंगे। ये जो युग्म है ये हमेशा अलग अलग पिंडों पर लगेगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा अलग अलग पिंडों पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हम इसकी। यहां पर इधर कर लेते हैं, यहां पर बहुत जगह है हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये ब्लॉक है हमारे पास, चलिए, और इस ब्लॉक पे हमें बताना है कि फोर्स कौन से लग रहे हैं। कोई बाहर से कोई घर्षण वर्षण कुछ नहीं है, चिकनी सतह हमने ली है। तो आप देखोगे कि यहां से एक नॉर्मल फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, और एक इस पे हम इसके सेंटर से लगा देते हैं कि mg नीचे की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? नॉर्मल और mg इसके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल और mg इसके ऊपर लग रहे हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है, अगर मैं इसको एक्शन को A बोल देता हूं और रिएक्शन को R बोल देता हूं, तो इनका जो परिमाण होता है इन बलों का वो बराबर होता है, वो हमेशा ही बराबर आता है, और ये विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, किसमें लगते हैं? विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं। ये इनकी खास बातें हो गई, विपरीत दिशा में लगता है। अच्छा, अब देखते हैं हम कि N और mg। अब ये जो ब्लॉक है ये चल तो रहा नहीं है। ठीक है, ये रुका हुआ है। अब ये रुकने का इसके अंदर यही कारण हो सकता है कि इसके ऊपर जो कुल बाह्य बल हो वो शून्य हो। ठीक है, तभी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है। अगर इसके अंदर कुल बाह्य बल शून्य नहीं होता तो न्यूटन के पहले नियम से हम कह सकते थे कि इसकी स्थिति में परिवर्तन आता, और क्योंकि स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये रुका रहेगा। रुका रहने का मतलब यह है कि कुल बल 0 हो जाए, कुल बल शून्य हो जाए। तो कुल बल शून्य होने का मतलब यह है कि n जो है वो mg के बराबर हो जाए, n जो है वो mg के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये n जो mg के बराबर हो गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? क्योंकि ये एक तो अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इनका जो मान है वो भी बराबर आ गया है, लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म ये नहीं है। ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म? क्योंकि ये समान पिंड पर लग रहा है, समान ब्लॉक पर, समान बॉडी पर लग रहा है। अगर ये अलग अलग बॉडी पर लगे तब हम कह सकते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, जो कि नहीं है ये प्रतिक्रिया युग्म। ठीक, कैसे होगा, क्या होगा? अब आपने ये मैंने बोल दिया कि जो युग्म है वो हमेशा ही साथ में आता है। ठीक है, हमेशा क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगा इसके अंदर, हम कैसे इसको समझेंगे? तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये n फोर्स लगा रहा है, ये नॉर्मल लगा रहा है n इसके ऊपर फ्लोर, इसके ऊपर n लगा रहा है फ्लोर। तो ये जो ब्लॉक है इस फ्लोर के ऊपर भी तो n लगा रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है,
ये भी नीचे की तरफ लगा रहा होगा, आप देख सकते हो कि n इसका ऊपर लगा है, इसका नीचे लगा है, दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों की विपरीत दिशा है और दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगे हैं। अलग अलग बॉडी से मतलब ये क्या है, ये फ्लोर क्या है, ये फ्लोर क्या है, ये पृथ्वी तो है। इस प्रकार से हमने पृथ्वी को रखा है और यहां पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक जो लगा, ये पृथ्वी जो लगा रही है इसके ऊपर नॉर्मल, ये इतना ही नॉर्मल नीचे ब्लॉक लगा रहा है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है, हमारी एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म अब हमें मिल गया है, इसको कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, ठीक है। और साथ में हम क्या कह सकते हैं, mg की अगर बात करते हैं हम, तो mg जो है वो पृथ्वी इस पर लगा रही है नीचे की ओर, अपनी ओर खींच रही है mg इस पे, ठीक है। और उतने ही बल से अलग कलर से बना लेते हैं, उतने ही बल से mg बल से ये जो ब्लॉक है इस पृथ्वी को खींच रहा होगा, पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर खींच रहा होगा, पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर खींच रहा होगा। तो ये होगा अब हमारा क्या, ये हो गया हमारा mg, इसका वाला जो कि पृथ्वी खींच रही है और जिस बल से ये पृथ्वी को खींच रहा है वो हो गया है अब क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। तो n और mg के कई बार पूछ लिया जाता है कि n और mg जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है क्या नहीं होता है। जनरली आपसे कोई भी टीचर की क्लास में पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, आपको दोस्त वगैरह पूछ लें तो आप बताओगे कि ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं होता है। तब बेसिक सवाल ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा आपसे क्लास में, लेकिन हाँ एप्लीकेशन में अगर आपको पता नहीं है तो आप बोल सकते हो कि ये होता है, तो अपना आपका क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म कैसे बना, इस प्रकार से बना, जितना बल लगा रहा था ये ब्लॉक उतना ही बल इसकी सतह लगा रही थी ब्लॉक पे, तो वो बना। और mg जो जितना पृथ्वी लगा रही थी उतना ही पृथ्वी से खींच रहा था ब्लॉक, उतना ही पृथ्वी को खींच रहा था, तो वो एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बन गया। तो हमने आज की क्लास में न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम देखा। बाकी फोर्स क्या क्या होते हैं, बल कैसे कैसे उनको हम विभाजित करते हैं, इन सब चीजों पर हमने चर्चा की और हमने आज ये सब चीजें सीखी हैं। अब अगली क्लास में हम और आगे लेके चलेंगे चीजों को। ये जो चैप्टर है इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितने क्वेश्चन आप ज्यादा करोगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। तो मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितने मैं करा रहा हूं ऑब्वियसली कि मैं इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इतने नहीं करा सकता, इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए। मैं आपको शीट्स दे सकता हूं, वो सब चीजें दे सकता हूं, ठीक है। आपको उस पर करना है और अलग से अपनी खुद की प्रैक्टिस करते रहना है। डाउट जो भी आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अभी यहां इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप मेरे साथ बने ही, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।